नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारतीय थल सेना ने स्पष्ट किया है कि अगले साल से गोला बारूद का आयात नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अरावली में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। आयरलैंड में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज DAC+S प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ। विश्व आर्थिक मंच WEF ने एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन एमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर प्रगति रिपोर्ट जारी की। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने आयात कटौती से परे भारत के खिलौना उद्योग के भविष्य को आकार देना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारतीय थल सेना ने स्पष्ट किया है कि अगले साल से गोला बारूद यानी एम्यूनिशन का आयात नहीं किया जाएगा। भारतीय थल सेना ने इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूद में से करीब 150 के लिए स्वदेशी आपूर्तिकर्ता खोज लिए हैं। इससे आयात को बंद करने का विकल्प मिल गया है। फिलहाल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से केवल 5 से 10% ही गोला बारूद आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। चलिए सबसे पहले स्वदेशी आपूर्ति में वृद्धि के कारण जानते हैं। पहला कारण है 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऐसी मदों की सूचियां हैं जिनका विनिर्माण भारत घरेलू स्तर पर कर सकता है। इन मदों का आयात नहीं किया जाएगा। दूसरा है भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण। 2021 में सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की उत्पादन इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र के 7 रक्षा उपक्रमों में परिवर्तित कर दिया था। इन्हें अधिक कामकाजी स्वायत्तता देने और दक्षता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात करें तो हाल ही में अडानी समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले निजी क्षेत्र के गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है। चलिए अब रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण का महत्व भी जान लेते हैं। पहला है रणनीतिक स्वायत्तता। एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव होगा जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ले और सैन्य हार्डवेयर के लिए आयात पर निर्भरता को कम कर दे। दूसरा है निर्यात क्षमता। गोला बारूद उत्पादन में वृद्धि से भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा संकट के समय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थिति में गोला बारूद की आपूर्ति में व्यवधान से बचा जा सकेगा। साथ ही गोला बारूद की घरेलू आपूर्ति विदेशों से आयात की तुलना में सस्ती होती है और इससे देश में तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को अरावली में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का उपर्युक्त आदेश राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए है। गौरतलब है कि इन 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अरावली में अरावली पहाड़ियां और इन पहाड़ियों के चारों ओर 100 मीटर चौड़ा बफर जोन शामिल है। इस बफर जोन की चौड़ाई सभी जगहों पर एक जैसी रखी गई है। गौरतलब है कि CEC का गठन TN गोदावर्मन तिरुमल पाद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत किया गया था। इस समिति को सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण संबंधी निर्णयों के लागू होने की निगरानी के लिए गठित किया गया था। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो अरावली श्रेणी दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। यह लगभग 350 मील तक विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान हुआ था। यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं में तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घे, सुनहरे सियार, पाम सिवेट, इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन आदि पाए जाते हैं। गौरतलब है कि अरावली श्रेणी में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नदियों की बात करें तो अरावली से बनास, लूनी, सखी और साबरमती नदियां निकलती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। चलिए अब अरावली श्रेणी के समक्ष मौजूद प्रमुख खतरों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला खतरा है खनन। अवैध खनन के कारण 2018 में राजस्थान के अरावली क्षेत्र की 31 पहाड़ियां लुप्त हो पाई गई।
अगला है वनों की कटाई। शहरीकरण के कारण इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे जैव विविधता की हानि हो रही है और भूमि का क्षरण हो रहा है। इसके अलावा हरियाणा द्वारा प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र यानी नेचुरल कंजर्वेशन जोन NCZ को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। NCZ वास्तव में एक संरक्षित क्षेत्र को दिया गया नाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR प्लानिंग बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2021 को मंजूरी दी थी। इसमें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की संपूर्ण अरावली रेंज को NCZ घोषित किया गया है। आइए अब अरावली श्रेणी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। यह खनिज संसाधनों का प्रचुर स्रोत है। यहाँ जैव विविधता को आश्रय देने वाले समृद्ध पर्यावास। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। यहाँ महत्वपूर्ण जल अपवाह प्रणाली है जो उत्तर पश्चिम में सिंधु और पूर्व में गंगा नदी के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाती है। अरावली श्रेणी के वन वाले हिस्से वायु प्रदूषण के खिलाफ हरित फेफड़ों यानी ग्रीन लंग के रूप में कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। आइलैंड में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज यानी DAC+S प्लांट मैमेथ का परिचालन शुरू हुआ। यह एक स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स की दूसरी व्यावसायिक DAC+S इकाई है और इसकी पूर्ववर्ती ओरका इकाई से काफी बड़ी है। चलिए सबसे पहले DAC+S प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी CDR तकनीक है। यह किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधा CO2 कैप्चर करती है। यह कार्बन कैप्चर से अलग है, जहां आमतौर पर उत्सर्जन के बिंदु या स्रोत पर CO2 कैप्चर किया जाता है। CO2 को गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं जैसे DAC+S में स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। साथ ही विविध अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग भी किया जा सकता है। चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी CDR के बारे में बात करते हैं। CDR उन मानव जनित गतिविधियों को व्यक्त करता है जो वायुमंडल से CO2 को हटाती हैं। साथ ही इसे भूगर्भीय, स्थलीय या समुद्री निकायों में स्थायी रूप से संग्रहित करती है। IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार नेट जीरो CO2 व GHG उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CDR आवश्यक तकनीक है। अन्य CDR तकनीकों की बात करें तो इसमें पहला है वनारोपण या पुनर्वनीकरण और मृदा कार्बन पृथक्करण। इन तकनीकों में बायोमास और मिट्टी में वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर कर दिया जाता है। दूसरा है अपक्षय में वृद्धि। प्राकृतिक रूप से CO2 को अवशोषित करने वाले खनिजों से युक्त चट्टानों का खनन किया जाता है। तीसरा है महासागर आधारित CDR। इसमें ओशन फर्टिलाइजेशन, महासागर क्षारीयता में वृद्धि, तटीय ब्लू कार्बन प्रबंधन आदि शामिल हैं। ओशन फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें महासागर की ऊपरी परतों में पोषक तत्व का मिलाना शामिल है। अगला है महासागर क्षारीयता में वृद्धि। इसमें CO2 का बायोकार्बोनेट या कार्बोनेट के रूप में रूपांतरण होता है। ब्लू कार्बन की बात करें तो यह वह कार्बन है जिसे वायुमंडल से अवशोषित कर महासागरों में संचित किया गया होता है। और आखिर है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ जैव ऊर्जा यानी BECCS। इसमें CDR के लिए ऊर्जा के रूप में बायोमास का उपयोग करना और भूवैज्ञानिक रूप में जैवोत्पादित यानी बायोजेनिक कार्बन का भंडारण करना शामिल है। अंत में CDR में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और अधिक आर्थिक लागत वहन करनी पड़ती है। खनन के कारण अधिक वायु प्रदूषण होता है। भूमि और पानी की अधिक आवश्यकता होती है। समुद्र के अम्लीकरण का जोखिम बना रहता है आदि। चलिए अब बात करते हैं बुलेटिन की अगली मुख्य खबर के बारे में। विश्व आर्थिक मंच WEF ने एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट WEF की AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन यानी AI फॉर AI पहल का परिणाम है। AI फॉर AI पहल का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एग्रीटेक सेवाओं को बढ़ावा देना है। यह पहल कृषि पारितंत्र को दिशा देने में एग्रीटेक की भूमिका को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। पहली श्रेणी है बुद्धिमत्तापूर्वक फसल की योजना बनाना। इसके कार्य क्षेत्र में एक विस्तृत, बाजार उन्मुख और संधारणीय फसल योजना बनाना शामिल है। इसके तरीके या कार्रवाई में जीन एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, मृदा परीक्षण आधारित सलाह देना आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी है स्मार्ट फार्मिंग। इसके कार्य क्षेत्र में कृषि कार्यों की दक्षता में
सुधार के लिए तकनीक का उपयोग करना शामिल है। इसके तरीके या कार्रवाई की बात करें तो यह फसल योजना बनाने, हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान व उपज पूर्वानुमान लगाने और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बेस्ड इंडेक्स इंश्योरेंस के लिए AI एवं ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करती है। तीसरी श्रेणी है फार्म गेट टू फोक। इसके कार्य क्षेत्र में किसानों को बाजार से जोड़ना तथा खेत और बाजार के बीच की समस्याओं का समाधान करना, जैसे कि फसल के नुकसान का समाधान करना आदि शामिल है। इसके तरीके या कार्रवाई में ट्रेसेबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT से युक्त वेयर हाउसिंग, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स आदि शामिल है। आखिरी श्रेणी है सहायक के रूप में डेटा। इसका कार्य क्षेत्र उच्च गुणवत्ता युक्त एवं उपयोगी डेटा तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है और किसानों के कल्याण के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI का उपयोग करना इसके तरीके या कार्रवाई में शामिल है। कृषि क्षेत्र में तकनीक को अपनाने में आने वाली चुनौतियों की बात करें तो शुरुआत में उपकरणों को खरीदने की लागत अधिक आती है, साथ ही इसके लिए समान मानकों का भी अभाव है। इसके अलावा कृषि डेटा साझा करने में समस्याएं देखी जाती है। भू स्वामित्व की स्थिति भी स्पष्ट नहीं होने से समस्या आती है। इसके अलावा कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश पर तुरंत रिटर्न प्राप्त होने की भी कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब इसके उपाय के लिए आगे की राह को जान लेते हैं। लैंगिक रूप से समावेशी डिजिटल अवसंरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है। एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसानों को कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु शिक्षित करने तथा उनमें उनकी अभिरुचि पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए अब खबर के अंत में एग्रीटेक अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। पहली पहल है एग्रीस्टैक। यह सरकार और एग्रीटेक स्टार्टअप्स द्वारा किसानों को एग्रीटेक सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। इसमें 3 प्राथमिक डेटा सेट्स हैं: किसान की पहचान करना, खेत की अवस्थिति को जियो टैग करना और फसल बुआई क्षेत्र पर डेटा एकत्र करना। दूसरा है कृषि डेटा एक्सचेंज यानी ADEX। यह कृषक सेवाओं के लिए भारत का पहला डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। और अंत में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसमें शामिल है इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, आइडिया, किसानों का डेटाबेस, यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस UFSI, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर NEGPA आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की तरफ। WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज पर प्रगति रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट NDTs 2021 से 2030 के लिए रोड मैप की दिशा में 2023 में दर्ज की गई प्रगति से संबंधित है। इस रोड मैप के लक्ष्यों में शामिल हैं NDTs के उपचार की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या में 90% की कमी लाना, NDTs से संबंधित दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष यानी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में 75% की कमी लाना, 100 देशों में कम से कम एक NDT का उन्मूलन करना, वैश्विक स्तर पर 2 बीमारियां यानी ड्रैकुनकुलियासिस और यॉज को खत्म करना। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी NDTs के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। NDT विविध रोगों का एक समूह है। इन रोगों के अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रोग अलग अलग रोगजनकों के कारण होते हैं। इनमें वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद या कवक, विषाक्त पदार्थों का सेवन, गैर संचारी कारक इत्यादि शामिल हैं। इन्हें उपेक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे से लगभग गायब हैं। इन रोगों में यॉज, चिकनगुनिया, डेंगू, ट्रैकोमा, ड्रैकुनकुलियासिस, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, रेबीज, मृदा से प्रसारित होने वाले हेलमिंथियासिस, लीशमनियासिस आदि शामिल हैं। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2022 में 1.62 बिलियन लोगों को NDTs के खिलाफ उपचार की आवश्यकता थी। 2023 में 5 देशों ने अपने यहाँ एक NDT को समाप्त कर दिया था और एक देश ने 2 NDTs को समाप्त कर दिया था। भारत से संबंधित मुख्य बिंदुओं की बात करें तो 2022 में 40.56% भारतीय लोगों को NDTs के खिलाफ उपचार की आवश्यकता थी। भारत को ड्रैकुनकुलियासिस से मुक्त प्रमाणित किया गया है। खबर में आगे बढ़ते हैं और NDTs से संबंधित मुख्य चुनौतियों के बारे में जानते हैं।
कई एनडीटीज पर विश्वसनीय डेटा का अभाव है, अपर्याप्त निगरानी और रोगों या बीमारी की पहचान में समस्या के कारण सभी रोगियों को पता नहीं चल पाता और निदान भी सही से नहीं हो पाता है। एनडीटीज से निपटने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है। साथ ही एनडीटीज के खिलाफ नए उपचारों को अपनाने की गति भी धीमी है। इलाज पर अधिक आउट ऑफ पॉकेट व्यय यानी जेब से खर्च गरीब आबादी को और अधिक संकट में डालता है। अंत में रिपोर्ट में की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। एनडीटीज के अधिक मामले वाले देशों में निदान संबंधी प्रगति में तेजी लानी चाहिए। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे जैसे स्वास्थ्य आपात स्थिति, महामारी की रोकथाम, वन हेल्थ अप्रोच आदि के तहत एनडीटीज को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए। उचित समय सीमा और लक्ष्यों के साथ 2025 से 2030 के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने आयात कटौती से परे भारत के खिलौना उद्योग के भविष्य को आकार देना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत के खिलौना उद्योग को विकसित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है। खबर की शुरुआत में आइए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2019 में भारत ने कुल 304.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खिलौनों का आयात किया था। यह वित्त वर्ष 2024 में घटकर 64.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2019 में खिलौनों के आयात में चीन से आयात की हिस्सेदारी 87% थी। यह वित्त वर्ष 2024 में घटकर 64% रह गई है। आपको बता दें कि आसियान देशों श्रीलंका और चेक गणराज्य से आयात में वृद्धि हुई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 में भारत से 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खिलौनों का निर्यात किया गया था। यह वित्त वर्ष 2024 में घटकर 152.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। वैश्विक खिलौना निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.3% है। चलिए अब स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला कदम है आयात शुल्क में वृद्धि। 2021 में बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD को बढ़ाकर 70% कर दिया गया था। इससे स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है। दूसरा कदम है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCO। घरेलू विनिर्माताओं और आयातित खिलौनों दोनों के लिए सुरक्षा हेतु विशिष्ट भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष यानी स्फूर्ति योजना। यह योजना खिलौना क्लस्टरों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। और अंत में खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPT। यह एक व्यापक योजना है जिसमें 21 विशिष्ट कार्य बिंदु शामिल हैं। खिलौने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित रणनीतियों की बात करें तो इनमें अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना, विशेष खिलौना निर्माण केंद्रों का विकास करना और पारंपरिक भारतीय खिलौनों का आधुनिकीकरण करना, वैश्विक खिलौना ब्रांड्स को भारत में विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने बनाने के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाना और नकली पत्थर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे प्रमुख इनपुट्स के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। खबर के अंत में भारतीय खिलौना उद्योग के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी चुनौतियों में खिलौना उद्योग में अनुसंधान एवं नवाचार का अभाव, इसके अलावा बेहतर एवं व्यापक तरीके से मार्केटिंग और ब्रांडिंग न करना, भारतीय बाजारों में सस्ते आयातित खिलौनों की बड़ी मात्रा में मौजूदगी और अंत में डिजाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग से जुड़ी उच्च लागत आदि शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बता दें कि हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वे एक उदारवादी राजनीतिक विचारक थी। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। राजनीति में उन्होंने संविधानवाद की नींव रखी थी।
अर्थशास्त्र में उन्होंने पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया था। सामाजिक कृतियों की बात करें तो उन्होंने जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के भेदभाव से परे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया था। हम इनसे उदारवादी, देशभक्ति, नेतृत्व आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डेटा एकत्र करने में कठिनाई आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने का आधार नहीं है। हाल ही में यूनेस्को ने सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए 1994 के हैग कन्वेंशन को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ मनाई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2014 में मेघालय में रेड होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बावजूद मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में 26,000 परित्यक्त कोयला खदानों में भी अभी तक किसी को भी बंद नहीं किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों की स्थापना और अन्य विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में संज्ञान लिया है। कैडेट डिफेंस सिस्टम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के सहयोग से भारत का पहला कामिकेज ड्रोन विकसित किया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बासमती चावल की एक आम बीमारी फुट रॉट या बेकाने से निपटने के लिए एक बायोकंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम विकसित किया है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि मानव जनित गतिविधियों से हो रहे परिवर्तन की वजह से नई संक्रामक बीमारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक जैसे रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। सिंगल विडाल टेस्ट की गलत डायग्नोसिस प्रवृत्ति के कारण भारत में टाइफाइड के मामलों का सटीक आकलन करना मुश्किल हो रहा है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।